ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग। जिसको गुड इवनिंग जो इवनिंग में देख रहा होगा। बट आज का जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, देखो वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में भी आता है एंड प्लस बच्चों को डाउट बहुत ज्यादा रहता है इसको लेके, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बहुत डिटेल में करना है इस टॉपिक को कवर। एंड देखो जितने भी डाउट्स है ना आप लोगों के दिमाग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, ठीक है, हाफ एन आवर के बाद क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, ये श्योरिटी है, ठीक है। सो लेकिन इसके लिए आपको फोकस्ड रहना होगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि ये है क्या, समझना है हमें। तो हम सारी चीजें देखेंगे एक बाय एक। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर उसके दो सब टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हम वो भी देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में पूरा टेबल दिया हुआ है कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1 है, 1.33 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, एयर के लिए हम 1 लेते हैं, डायमंड के लिए 2.42 है। तो ये सारी चीजें हैं क्या, कैसे आई, ये सारी वैल्यूज भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो ढंग से कर लेंगे आज। अगर आप लोग यहाँ पे साथ में खत्म कर लोगे तो 110% बोर्ड में एक भी मार्क्स नहीं जाने वाले यहाँ से, ठीक है। सो स्टे फोकस्ड, ध्यान दो यहाँ पे। सो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ध्यान देना बहुत ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसमें हम दो करेंगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। पहले तो देखो होता क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, कि कुछ सब्सटेंस रेयर होते हैं, कुछ डेंसर होते हैं, बट ऐसा फिक्स होता है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा कंपैरिजन होता है। जैसे अगर मैं वाटर ले लूं और ग्लास ले लूं तो उसमें वाटर जो है हल्का है जिसे हम रेयर बोलेंगे, बट ग्लास जो है आपका वो क्या हो गया, डेंसर। बट अगर मैं ग्लास के सामने डायमंड रख दूं तो अब डायमंड डेंसर हो गया एंड ग्लास क्या हो गया आपका, रेयर। तो ये कंपैरिजन कैसे होगा, ठीक है, हमें कैसा पता चलेगा कि ग्लास जो है वो डायमंड से कम हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड यानी इन शॉर्ट कम डेंस सब्सटेंस है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं वैल्यूज से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेबल दिया हुआ है, तो एयर का हमें दिया हुआ है 1.003 लेते हैं, बट हम अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं उसको। वाटर का कितना होता है 1.33, ठीक है। ग्लास का कितना है हमारा 1.5, फिर डायमंड का हमारा कितना है 2.42। कुछ ही वैल्यूज याद रखनी होती है आपको, ठीक है। एग्जाम के लिए सारी वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है, कुछ केरोसिन, अल्कोहल, एक दो और ध्यान में रखना, बाकी ये मेन 4 है जो ज्यादा यूज होते हैं। सो यहाँ पे जो आपका देखो ग्लास का 1.5 है और वाटर का 1.33 है, तभी तो ये कंपैरिजन हो पाया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ये आया कैसे अभी वो हम फाइंड आउट करेंगे, बट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर है। इन दोनों में से कौन डेंसर है, ये, बट इन दोनों में से कौन डेंसर है, ये, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन के लिए हमने देखा था 2 मीडियम का होना बहुत जरूरी है, तभी रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। सो क्लियर हो रहा है यहां तक। सो हमें डेंसर और रेयर को एक्चुअली वैल्यू वाइज पता करना है, तो वहां पे जो नया टर्म आता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, ठीक है। जैसे आपको पता करना है कि देख के तो हमें पता चलता है ठीक है ये भारी है हल्का है, बट हर चीज को देख के तो नहीं पता चल सकता ना, दो लोगों का कंपेयर करना है तो हमें एक्चुअल वेट उनका पता होना चाहिए। वैसे ही हमें हर चीज की एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन डेंसर है और कौन रेयर है, ठीक है। सो सबसे पहले अब ये वैल्यूज कैसे आती हैं, इन चीजों को फाइंड करने के लिए हम जाएंगे अपने दो मेन जो सब टॉपिक है इसके, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दूसरा टाइप है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दोनों को अच्छे से समझते हैं, तो सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले दो टाइप्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दूसरा है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप सो इसके पहले आपने पूरा रेक्टेंगुलर, ग्लास स्लैब, लेटरल शिफ्ट, वो सारी चीजें कर ली होंगी जो पिछला लेक्चर था मेरा, ठीक है। बिकॉज वो देखो रेगुलरिटी रखोगे ना आप तो कोई इश्यू आने वाला है नहीं, ठीक है। जो भी कंटेंट मैं कवर अप कर रहा हूँ वो गारंटेड, इसके बाहर से बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सालों का एक्सपीरियंस है। सो जो भी चीजें देखो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है उनको तो सारी चीजें मिली जा रही है, ठीक है, बट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है मैं उनको भी बोलूंगा कि आप लोग रेगुलरिटी रखो। देखो ऑफलाइन में तो मजबूर रहते हैं वो बच्चे, ठीक है, हम बोलेंगे उन्हें करना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, अदर प्रॉब्लम्स। बट यहाँ पे आप एक ट्रस्ट इश्यू के जो रहता है ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर बॉन्डिंग बिल्डअप होनी चाहिए कि आपका खुद को पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स वहां पे नहीं है पता उनको कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट इनबिल्ट खुद को आंसर दो कि आज मैंने जो अपना टाइम यूज किया है वो वेस्ट किया या रियल में यूज किया है, ठीक है। देखो इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं बोल सकता। सो अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है कभी भी,
ठीक है, खुद को बताओ कि नहीं मैंने आज वेस्ट किया है टाइम, मुझे उसको यूटिलाइज करना चाहिए था, ये खुद को एहसास होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा रूल है देखो लाइफ में, ठीक है, कि 4 साल अभी एंजॉयमेंट कर लोगे, 10th 9 10th 11th 12th, आगे के 40 साल भुगतना है। अभी 4 साल 5 साल मेहनत कर लो, ये इधर 4 साल भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 6-7 साल अच्छी मेहनत कर लो, आगे के 40 साल लाइफ देखनी नहीं पड़ेगी, और तुम खुद की तो बनाओगे, आगे जाके पता नहीं और कितने लोगों की लाइफ तुम सेट करोगे। ठीक है, सो इसलिए खुद को है ना हमेशा फोकस रखो, और खुद को बेवकूफ मत बनाओ। दूसरों से तुम जो बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, दूसरों को बेवकूफ बना रहे हो ना, बट खुद को अगर तुमने बना दिया तो फिर तुम खत्म। खुद को कभी झूठ मत बोलो, तुमने नहीं किया है तो नहीं किया, इनफैक्ट पेरेंट्स से भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा दिखा रहे हैं कि उन्होंने आपको मोबाइल दिया, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बड़ी चीज है आज के टाइम में, बिकॉज मोस्ट ऑफ बच्चे इसका मिसयूज ही कर रहे हैं। बट अगर आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो इसको, तो 110% यहाँ से बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, एंड आज सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि जिन बच्चों के पास कोई ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी टॉप करके निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी गांव से कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है, कोई कहीं से जेई टॉप कर रहा है, कोई गांव का बच्चा नीट क्रैक कर रहा है, ये सब क्यों हो पा रहा है? बिकॉज सोशल मीडिया यानी यूट्यूब चैनल यहाँ से पढ़ने के लिए बहुत सारी और फ्री कंटेंट दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, एंड मैं ये श्योरिटी से बोलता हूँ, इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आने जितना पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, बट फोकस रहो, चीजों को साथ में लिखो, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया, बाद में जब अपनी फोटो खींचोगे तो सबसे पहले यही फोटोज डिलीट करते हो तुम। ठीक है, सो ये चीज नहीं करनी है। क्लियर है? सो फोकस रहो और प्रॉपरली करना है, इतना याद रखो। सो सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस पे ध्यान देना सब लोग। देखो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझते हैं। चलो, एक जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक सिंपल कंपैरिजन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हें किसी की एक्चुअल, जैसे दो एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं हम एमएस धोनी, माय फेवरेट, ठीक है, एंड दूसरे अंबानी जी को ले लेते हैं, इनको कौन नहीं जानता। ठीक, अब मुझे कंपैरिजन करना है कि दोनों में से रिच कौन है। ठीक है, जब इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो वो रिलेटिव होगा। वो क्या होगा? रिलेटिव, यानी जैसे अंबानी सर के पास ज्यादा पैसा इन कंपैरिजन टू धोनी सर। ठीक है, सो ये अभी रिच है, बट ये क्या ये रियल में गरीब है? नहीं। ठीक है, तो जब कंपैरिजन होता है तो वो रिलेटिव होता है, यानी इनके कंपैरिजन में इनका क्या रोल है। ठीक है, बट इनकी एक्चुअल वॉर्थ अगर मैं देखूं, सपोज करो हम लोग मानते हैं इनकी 1000 करोड़ है। ठीक है, इनकी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है इनकी, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है। इनकी एक्चुअल नेटवर्थ हमने कैलकुलेट की, वो कितनी है? 1000 करोड़। तो जैसे आपने सपोज करो ग्लास का निकाला 1.5, ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब ये उसकी वैल्यू है। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे वाटर के साथ, तो आप कैसे कंपैरिजन करोगे कि जो ग्लास है, इसको यहां से समझते हैं, इनकी 1000 करोड़, एग्जांपल के तौर पे इनकी 1 लाख करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इनकी जो नेटवर्थ है वो इनसे कितनी, या अंबानी सर की धोनी सर से कितनी ज्यादा है? तो हम बोल सकते हैं 10 टाइम्स। कितनी है? 10 टाइम्स। तो यहां पे क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ। यहां हमें एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा लेना देना नहीं था, हमें क्या करना था? कंपेयर करना था। तो हमने पता कर लिया कि हाँ, अंबानी सर धोनी सर से 10 टाइम्स ज्यादा रीच है। एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकली, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, और यहां पे ऐसे ही जैसे ग्लास का कितना है 1.5, वाटर का कितना है 1.33। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा कि हाँ, ग्लास कितने टाइम्स ज्यादा डेंसर है वाटर से। ठीक है, ग्लास कितने ज्यादा टाइम्स डेंसर है। जैसे मैं अगर Ng अपन NW निकालूंगा तो 1.5 अपॉन 1.33 कुछ वैल्यू आएगी, मेरे ख्याल से नियरली 1.12 आती है। तो यानी जो ग्लास है वो वाटर से 1.12 टाइम्स डेंसर है। तो ये कंपैरिजन हुआ, ये कंपैरिजन हमेशा रिलेटिव में होगा। बट जो ये एक्चुअल वैल्यू तुमने कैलकुलेट की है, ये एब्सोल्यूट है, मतलब इनकी खुद की जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट है, और इनको दूसरों के रेफरेंस में कैलकुलेट करना वो रिलेटिव है। अब प्रॉपर डेफिनेशन से आपको ज्यादा चीजें समझ आएगी, और हम इनको कैलकुलेट भी करेंगे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, सो सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। अब हम पहला करने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट, और डेफिनेशन भी लिखेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ध्यान देना। पहला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो ये क्या है, ध्यान से समझना। इट इज द रेशियो
ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब सबको पता है जहां पे कोई एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। मतलब समझते हैं इसको, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हमको पता है ये फिक्स होती है, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, ये फिक्स है। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे लाइट सबसे तेज मानी गई है। ठीक है, तो यानी 1 सेकेंड में उसकी स्पीड वो कितना ट्रेवल कर लेती है, 3 × 10⁸ मीटर। सो इसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है, सुनना पहले ध्यान से। देखो तो हम इसको एक इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन, ये और ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं वो लिखना है। n = c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v यानी स्पीड ऑफ लाइट किसी और मीडियम में। जैसे एयर में स्पीड की लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸, बट आपका ग्लास में स्पीड की लाइट कितनी, लाइट की स्पीड कितनी है, किसमें, ग्लास में। ठीक है, जैसे अगर मैं ग्लास लूं, इसमें कोई लाइट मूव कर रही है तो उसमें उसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कम होती है। वहीं पे अगर आप वाटर लेते हो तो वाटर के अंदर उसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, देखो आप स्पीड एयर में ज्यादा है, फिर वाटर में उससे कम, और ग्लास में उससे भी कम, यानी स्पीड कम हो रही है लाइट की। और ये पूरा फिनोमिना जो रिफ्रैक्शन होता है वो स्पीड की वजह से ही तो होता है। जैसे आपने बॉल फेंका, ठीक है, बॉल फेंकते ही पानी में आपने बॉल फेंका, तो बॉल, जैसे ये वाटर है, ठीक है, ये बॉल आया, ऐसे इंसिडेंट होगा, तो बॉल क्या ऐसे ही चला जाएगा, नहीं, अब वो यहाँ क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड कम होगी और वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि एयर में जितना तेजी से वो मूव कर रहा है, वाटर में उतनी तेजी से वो मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स का रेजिस्टेंस इसे उतनी स्पीड से मूव नहीं करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो होगी और यहाँ पे होगी वो अलग अलग होगी, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अगर दोनों जगह स्पीड सेम रहती तो ये सीधा सीधा नहीं निकल जाता, बट ये सीधा नहीं जा रहा है, ये बैंड हो रहा है। कोई भी चीज आप फेंकोगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर दूसरा वाला डेंस है तो वहां पर उसकी स्पीड कम होगी, अगर दूसरा वाला रेयर है तो उसकी स्पीड सडनली बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू रेजिस्टेंस, वाटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड को कम करेगा, इसलिए उसमें क्या होता है, बेंडिंग होता है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, c, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम कितना है हमारा, v। सो हमारा फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, n = c/v। जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है वो क्या होता है, n = c/v। अब इसका यूज कैसे है, कैसे फाइंड आउट होती है वैल्यूज, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है सबको एकदम? ठीक है, तो एग्जाम में इतना लिखना है, देखो ये पहले मत लिखना, ये यहां देखो ये लिखा आपने, उसके बाद यहां पे n = c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी जो भी आप अदर मटेरियल आप लेते हो, गिवन मीडियम और मटेरियल दोनों लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और c क्या है, यहाँ पे फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स रहती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, हमें पता है c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपकी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका, ग्लास का, तो इसलिए मैंने n की जगह ng लिखा, क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ढूंढना है। c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ है। ठीक है, c की वैल्यू तो फिक्स है। v यानी स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कि हम किस में निकाल रहे हैं, ग्लास में अभी निकाल रहे हैं, जो मीडियम है वो हमने कौन सा कंसिडर किया है, ग्लास, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10⁸। ठीक है, इसकी स्पीड रख दी। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, 1.5 मिल गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब आप किसी एक मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं वैक्यूम के साथ, ठीक है, रेफरेंस क्या है हमारा, वैक्यूम है,
जब रेफरेंस वैक्यूम होगा तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ठीक है, रेफरेंस वैक्यूम होगा तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन अगर रेफरेंस एक मीडियम के अलावा दूसरा कोई और मीडियम है, जैसे ग्लास का वाटर से कंपेयर करते, तो फिर आपका वो क्या होता, रिलेटिव हो जाता। एब्सोल्यूट में हमेशा जो कंपैरिजन होगा वो किसके बीच में होगा, वैक्यूम के साथ होगा, किसी भी गिवन मीडियम का, और वहां से ये n की वैल्यूज डिराइव हुई है। दूसरा एग्जांपल अगर आपको लेना है तो देखिए n इक्वल टू सी बाई वी है। अब हम वाटर के लिए जाएंगे तो NW लिखेंगे। सो C तो फिक्स होता है उसके लिए 3 × 10⁸। वाटर में इसकी स्पीड जो होती है लाइट की वो होती है 2.25 × 10⁸। तो ये आपका 1.33 इस तरीके से वाटर में आता है, ठीक है। तो पता चल रहा है, देखो कितना आसान है। बच्चे से डाउट में रखते हैं हमेशा, समझ नहीं आता ये आ कैसे रही है वैल्यूज, ये कैसे ले ली, ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड मैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाऊंगा, ये रे डायग्राम सारे और कैसे लाइट की बेंडिंग होती है वो सारी हम प्रैक्टिकली करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो क्लियर हो रहा है सबको। NW कितना है हमारा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। तो ये वैल्यूज कैसे आई पता चल रहा है, यही एक ही फॉर्मूला है, और इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ठीक है। सही से कर लिया तो एक भी मार्क्स नहीं जाना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ये डेफिनेशन इसका फॉर्मूला एंड एक एग्जाम्पल दिखा दो, काम हो गया, मार्क्स मिल गया एब्सोल्यूट में, ठीक है। बिल्कुल हार्ड नहीं है। डेफिनेशन कितनी इजी है, इट इज द रेशियो ऑफ, देखो कभी भी डेफिनेशन लिखते हो ना रेशियो वाली तो हमेशा ऐसे लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू, मतलब आप बाई नहीं लिखते हैं उसको, टू लिखते हैं, यानी इसका इससे रेशियो ले रहे हो, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, खत्म। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, सी। स्पीड ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में कितनी है, v। और इस तरीके से फिर आप एग्जाम्पल से खुद को समझा सकते हो, और टीचर को भी अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट तो एक एग्जाम्पल देके नीचे शो कर सकते हो कि कैसे आप NG कैलकुलेट करते हो या NW कैलकुलेट करते हो, या पूरा टेबल इसी तरीके से कैलकुलेट हुआ है। यानी ऊपर हमेशा वो स्पीड ऑफ लाइट रखते हैं, नीचे रेशियो में जिस मीडियम का निकालना है उसकी स्पीड रख, उसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी वो रख दो, काम खत्म। समझ आया। सो फटाफट इसको कॉपी करो, फिर हम रिलेटिव करेंगे। रिलेटिव थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, जल्दी से करो इसको। अच्छा एक और चीज ध्यान में रखना है ना, देखो कि यहां से मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं, V और N इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लिख लो, फिर मैं वो लिख के दिखाता हूं। पहले ये लिख लो फटाफट, एंड साथ में लिख लेना है ना, मतलब जब मैं समझा रहा हूं तब समझ लेना, उसके बाद पॉज करके लिखो या जैसे भी लिखो, बट साथ में खत्म करो। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके हम बाद में लिखेंगे, उससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। कोई नहीं लिख पाता है बाद में, बात कभी आता ही नहीं है, जो करना है अभी खत्म कर लेना है। तो ये हो जाए तो हम रिलेटिव की तरफ चलते हैं, और उसके पहले एक चीज मुझे बतानी है, तो MCQs में आ सकता है आपको, ठीक है। तो सबने लिख लिया होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। सो मैं इसको रफ करता हूं। बारिश आती है और मेरी खांसी साथ में ले आती है, प्लस आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का जोश, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां से एक और चीज ध्यान में रखना, जो हमने ये लिखा कि N इक्वल टू C बाई V, यहां देखो V अगर ज्यादा होगा तो N कम हो जाता है, ठीक है। स्पीड अगर ज्यादा है, ठीक है, स्पीड अगर ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। देखा तुमने अभी नोटिस किया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी थी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहीं पे वाटर में कितनी थी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है ना, ये जितना ज्यादा होगा डिवाइड करके ये इतना छोटा मिलेगा। तो स्पीड अगर ज्यादा है, VW ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली NW कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा डेंसर है, क्योंकि इसमें लाइट की स्पीड कम है। जो ज्यादा डेंसर होगा उसी में तो स्पीड कम होगी, ठीक है। डेंसर ज्यादा यानी रोकेगा ज्यादा, ठीक है। तो पता कैसे चल रहा है डेंसर कौन है? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा और जिसमें स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत लिख देना कोई। क्लियर हुआ? बहुत आसान है, ठीक है। सो समझ आया सबको? ये रिलेशन याद रखना। सो अब हम जा रहे हैं, लिख लो फटाफट। तो हम अब रिलेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे है ना डस्टर से ज्यादा कपड़े से मिटाना इजी लगता है। कई सारे रुमालें मेरी ऐसे यूज हो जाती हैं, ठीक है। सो रफ कर रहा हूं मैं। अब हम चल रहे हैं रिलेटिव की तरफ। तो कपड़ा से कितनी जल्दी मिट गया, डस्टर से घसते रहो, छोटा छोटा एरिया कवर होता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है सेकंड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान देना सब लोग। रिलेटिव में आप बहुत ध्यान से डेफिनेशन देखो पहले तो। इट इज द रेशियो, इट इज अ रेशियो of speed of light in one medium to the speed of light in any other medium, ठीक है। यहां पे वैक्यूम नहीं लेंगे हम, इसलिए अगर तुम लिखना चाहो तो एक्सेप्ट वैक्यूम लिख सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन है ना वैक्यूम के साथ अगर हो गया तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। हमें एक मीडियम का दूसरे मीडियम से कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान देना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हम इसको ऐसा लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। अब यहां एक चीज ध्यान देना, अगर मैं इसको लिखूं n21, ठीक है, तो इसको ऐसे रीड करते हैं। ये जो हमने लिखा है ना उसका रीडेबल ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी अब ऐसा कहीं लिखा होगा n12, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो ये चीज समझना, देखो यहां क्या हो रहा है, ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यहां क्या हो रहा है 2 ऑफ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये चीज समझना। अब हमने क्या पढ़ा था, अभी मैंने लिखवाया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो ऊपर क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon speed of light in medium 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए देखो पहले 2 आया इसलिए यहाँ पे पहले 1 आएगा स्पीड के तौर पे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहां समझोगे n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, समझना अभी, ठीक है। ये बाकी है n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज v1 बाई v2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इस वजह से ये ऊपर नीचे आया। अदरवाइज n21 को हम n2 बाई n1 ही करेंगे, मैं प्रूफ भी करूंगा आपके सामने। अब देखो एज वी नो, नहीं जानते हो तो भी लिख तो दो इतना। देखो अभी हमने देखा n इक्वल टू c बाई v होता है कि नहीं होता है, n क्या होता है आपका c बाई v होता है। सो यहां से देखो n1 क्या होगा, c बाई v1, n1 क्या होगा c बाई v1। सिमिलरली n2 क्या होगा c बाई v2। तो यहां से v1 कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, यानी c बाई n1, ये फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्लियर करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो यहां से थोड़ा सा लेते हैं, सुनो। N21 को क्या लिखेंगे, V1 बाई V2। एज वी नो N इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C बाई V। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि N1 इज C बाई V1, है ना, क्योंकि C तो कांस्टेंट रहेगा। N1 निकाल रहे हो तो वहां पे स्पीड कितनी होगी उसकी, V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, सो V1 कितना हो जाएगा, ये ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C बाई N1, ये फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली N2 कितना होगा, C बाई V2, सो V2 हो जाएगा C बाई N2। V2 कितना हो जाएगा आपका, C बाई N2। तो यहां से ये सेकेंड इक्वेशन, ना अब इसको हम V1 और V2 की वैल्यू हमें मिल गई, इसको उठा के यहां रखते हैं, ये इसको एक काम करते हैं, फर्स्ट देते हैं, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड दे देते हैं। अब सेकेंड और थर्ड को पुट करना है फर्स्ट के अंदर। ठीक है, सेकेंड और थर्ड को, यही बच्चों को नहीं समझ आता कि ये सब क्या चल रहा है, बट आसान है, देखो कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन है बस। V1 की वैल्यू कितनी है, C बाई N1। तो देखो N21 क्या होगा, C बाई N1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है, C बाई N2। C कट जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, N21 आपका N2 अपॉन N1। देखो आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, बट यहां हमने उल्टा लिखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो यहां पे याद क्या रखना है, समराइज कर रहा हूं यहाँ पे छोटा सा, देखो कुछ नहीं, हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी और उसके बेसिस पे फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे स्पीड के टर्म्स में था, यहां किसके टर्म्स में था, स्पीड के टर्म्स में। अगर मुझे यहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो यहां क्या लिखता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ही आता, ऊपर मीडियम 2 ही आता, क्योंकि देखो ये रिलेशन ऐसा है, N21 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो N2 बाई N1। ठीक है, यहां 2 है तो यहां भी 2, 1 है तो 1, जैसे है लाइन में। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ, स्पीड के साथ, तो अगर ऊपर 2 है तो यहां पे V आएगा, V1, और नीचे ये है रिप्रेजेंटेशन, N21 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू V1 बाई V2। देखो एकदम अच्छे से चीजों को समझोगे ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से लिखो, समझो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसको पहले कॉपी करो, और कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और मैंने जैसे कि कहा है, ठीक है, कि आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। उससे फायदा क्या होगा आपका, कि मैं इनके जब एग्जाम आएगी तो 1 शॉट वीडियोस लेके आऊंगा सारे चैप्टर के। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा वो, यानी आफ्टर दिवाली हम उसको शूट कर देंगे पूरा। ठीक है, और आपको भेज देंगे, और वो लाइव होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, हम जहां तक कोशिश करेंगे कि वो लाइव वीडियोज हो। ठीक है, और लाइव होगा तो बहुत फायदा ये है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी एग्जाम की हो जाएगी। ठीक है, एंड दिसंबर से फेब खाली स्टिक रहना चैनल पे प्रॉपरली। ठीक है, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, बहुत कुछ है आपके लिए, बट अभी रेगुलर बेसिस पे चीजों को करते रहो, तो तब ज्यादा इजीली 2 महीने में पूरा रिवीजन करवाऊंगा मैं, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे होंगे। ठीक है, सिर्फ एक नहीं, सारे सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, सो फटाफट इसको करो, फिर आगे देखते हैं। यहीं से न्यूमेरिकल्स भी आता है। अगला टॉपिक हमारा इसका रहेगा, लेंस के रे डायग्राम्स एंड फिर लेंस फॉर्मूला। देखो अब 2 वीडियोस ऐसे आएंगे, एक तो हमारा लेंस फॉर्मूला का, ये लेंस का रे डायग्राम होगा, नेक्स्ट जो होगा हमारा लेंस का रे डायग्राम होगा। दूसरा हमारा ये आपका लेंस फॉर्मूला एंड इसके सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक ही लेक्चर में। देखो लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस और लेंस के न्यूमेरिकल्स, ये तीनों एक वीडियोस में होंगे। वैसे ही मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर और मिरर के न्यूमेरिकल्स, ये तीनों एक लेक्चर में होंगे। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम एक लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तो इस तरीके से चलने वाला है ये। ठीक है, सो बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। सो लिख लिया सबने।
सो यहाँ न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो एक एक दो ही बताऊंगा खाली मैं कैसे एग्जांपल्स आ सकते हैं, बस बेसिक्स, ठीक है। तो इसको रफ करूं मैं, ठीक है। इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना, आप नोटबुक में लिखना, ये देन ये, ठीक है। लास्ट में ये आएगा, ऐसा नहीं कि कॉपी करना यहाँ से ये लिख देना, ये नहीं, इसके बाद ये आएगा, देन ये लास्ट में आपको सिर्फ नीचे लिख देना, ठीक है। सो मैं एक समराइज छोटा सा कर देता हूँ इसको, फिर हम एक दो न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे आपको सिर्फ मैं उसका आइडिया दे रहा हूँ, और कुछ ज़्यादा खास हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इससे बेसिक से आएंगे। सो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले देखिए एब्सोल्यूट में हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट में क्या देखा कि n इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन जिस भी मीडियम का आपको निकालना है वो डाल दीजिए। सेकंड, रिलेटिव में क्या होगा, हमेशा n21 या n12 लिखा होगा। अगर n21 लिखा होगा तो इसका रेशियो n2 बाई n1, जो पहले हो वो पहले, और v के टर्म्स में उल्टा, बस ये क्लियर रखिएगा। जैसे n12 लिखना हो तो n1 बाई n2, v2 बाई v1, ये सारी चीजें क्लियर रखिएगा। अब न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो जनरली आपको, अच्छा हाँ एक और चीज, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो हमने कल किया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, उसमें हमने क्या लिखा था, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पता है वैल्यू कितनी होती है, मैंने कहा था जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे तो मैं इसको बताऊंगा। ये वैल्यू होती है n21, यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1। जैसे ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, यहाँ से आई रे इंसिडेंट हुई थी और ये नॉर्मल था, ये जानी चाहिए थी ऐसे बट गई ऐसे, ठीक है। तो ये आर था और ये आई था, और इसका n1 था, इसका n2 था। तो ये रेशियो कितना होगा पता है, हमेशा n2 बाई n1। जैसे ग्लास का 1.5 और इसका 1, तो ये रेशियो हमेशा 1.5 आएगा। आई और आर ऑटोमेटिकली इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि इनको सॉल्व करके वैल्यूज रखोगे तो हमेशा आंसर यही आएगा। ये था उसका स्नेल्स लॉ का जो पोर्शन था, ठीक है। तो अब पता चला स्नेल्स लॉ का जो कॉन्स्टेंट था वो क्या था, n21, ठीक है। जिसने नहीं किया है भाई स्नेल्स लॉ, जाके वो करो, पिछला लेक्चर ही है, ठीक है। सर्च करोगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो मिलेगा ही लेक्चर वो मेरा, ठीक है, या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। तो उसको अच्छे से करो, बिकॉज ये तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें से स्पेशली स्नेल्स लॉ तो अलग से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको डिटेल में बताया, खाली ये कांस्टेंट मैंने बोला था जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इसका मतलब क्या है n21 का। तो पता चला आप कैसे निकालना है, तो जो भी मीडियम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये, तो ये ऑटोमेटिकली डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो आएगा उसी के हिसाब से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। सो ये आपके फॉर्मूले से। अब सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे कोई हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसा आएगा। जैसे सपोज करो आपको स्पीड ऑफ लाइट दे देंगे किसी मीडियम में, और ये तो सी तो आपको पता है, ये दे देंगे तो एन ढूंढना होगा। क्वेश्चंस ऐसा कई बार आएंगे कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is 1.33, find speed of light in water, find speed of light in water। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है, तो यहाँ 1.33 रखोगे आप, ठीक है। यहाँ क्या रख दोगे, 1.33। सी आपको पता है, v ढूंढना है, सो v कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸, ये नीचे आ जाएगा अपॉन 1.33। ये सॉल्व करोगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मिल जाएगा। और इसी में अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं तो आप मुझे फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखिए इसके, कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, if the refractive index of diamond is 2.42, then what will be the speed of light in diamond, ठीक है। then what will be the speed of light in diamond। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, if the refractive index of diamond is 2.42, मैंने चेंज कर दिया, then find out the speed of light in diamond। एंड सेकेंड एक लिख लीजिए, if the speed of light in any particular medium, मैं नाम नहीं दे रहा हूं कोई भी, if the speed of light in any particular medium is 1.8 into 10⁸ meter per second, 1.8 into 10⁸ meter per second,
then what will be the refractive index of that particular medium? Then what will be the refractive index of that particular medium? Then what will be the refractive index of that particular medium? क्लियर हुआ सबको? तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा और डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका डिटेल में रिलेटिव और एब्सोल्यूट खत्म हुआ। होप सो अब इसके बाद कोई डाउट आपको रह नहीं जाएगा। ठीक है, एंड ऑब्वियस नहीं रहना चाहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो आप ये डिटेल में इसको खत्म कीजिए जैसे मैंने किया, और अभी साथ में टेक्स्ट बुक से भी खत्म कर दीजिए। यहाँ मैंने जो करवाया वो टेक्स्ट बुक पूरी कवर ही हो गई है, तो एक बार खाली जाके उसको आप रीड कर लीजिए साथ में। तो आपका एक देखिए होता क्या है ना कि जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं ना, जैसे कोई भी टीचर पढ़ाता है, जैसे मैं ऑफलाइन सेंटर्स में हमारा सिंपल सा एक रूल है कि मैं अपने सारे नोट्स लिखवाता हूँ, चाहे वो 12th को फिजिक्स में हो, 11th को फिजिक्स में हो या 10th को, सारे सब्जेक्ट में मैं अपने नोट्स लिखवाता हूँ, रिटन नोट्स, और मेरी नोटबुक्स मोर देन इनफ होती हैं, उसमें से बोर्ड का पेपर हो जाता है। इनफैक्ट जेईई नीट के क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बच्चों को जब भी चैप्टर कंप्लीट करता हूं, मैं उनको बोलता हूं ठीक है मेरे नोट्स आपने रिफर कर लिए, दैट्स गुड, अब आप एक बार टेक्स्ट बुक रिफर कर लो। रिफर यानी सिर्फ एक बार रीड कर लो, तो उन्हें ये पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, जो सर ने लिखवाया वो जो भी टेक्स्ट बुक में वो सब तो सर ने लिखवा दिया नोटबुक में। तो नेक्स्ट चैप्टर से वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, ऐसे टेंशन नहीं होती उनको। जैसे आप सपोज कीजिए आपने कभी टेक्स्ट बुक नहीं देखा, आप मेरे नोट्स खाली पढ़ के जा रहे हो, तो एग्जाम में आपको क्या डर होगा, दिमाग में एक टेंशन होगी कि क्या टेक्स्ट बुक कवर हुई होगी कि नहीं होगी। इससे बेटर क्या है, मैंने पढ़ाया, आप एक दो बार टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको फील होगा कि नहीं सब कुछ सर ने नोट्स में कवर में कर ही लिया है। तो फिर आप लास्ट में जब जाएंगे तो आपको मेंटली आप प्रिपेयर होंगे कि नहीं मेरी टेक्स्ट बुक भी हो गई है, क्योंकि नोट्स में सब कुछ आ गया है। तो एक बार मेरा ये मानना है कि जब हम कोई भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली लिखिए, उसको रीड कीजिए और साथ में एक बार टेक्स्ट बुक भी देख लीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि मेरे नोट्स मोर देन इनफ है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स स्किप कर दिए जाते हैं और जो टेक्स्ट बुक में होते हैं और जो एग्जाम में आ जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा केस कभी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ कवर अप करता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने ये दो टॉपिक्स पढ़ा है, अब इनको जाके एक बार टेक्स्ट बुक से देखिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को कंबाइन करके चाहिए। तो एक मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा अच्छी रखनी होती है हमारी एग्जाम के टाइम पे, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कहीं से भी आए देख लेंगे पेपर, ये होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इस वे में अप्रोच कीजिए। ठीक, सो ये आप एक बार यहां से कर लीजिए। एक बार में नहीं समझे तो एक बार और देखिए इस वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों के पास ऑफलाइन सेंटर्स नहीं है, जो गांव में कहीं पढ़ रहे हैं, जिनके पास प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, वो एटलीस्ट उन तक चीजें पहुंच पाए। ठीक है, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और चलता रहेगा। ये हमारा ऐप और बाकी चीजें भी आने वाले हैं, बट स्टिल यूट्यूब पे नहीं रुकेगा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सो इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना इसको फोकस्ड रहिए और एक बार टेक्स्ट बुक रिवाइज कीजिए। ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक को रीड कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। लेंस फॉर्मूला के रे डायग्राम, लेंस और उसके रे डायग्राम्स, और उसके बाद का जो लेक्चर हुआ उसमें लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, एंड साथ में उसके सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ही खत्म कीजिए, बाय।